गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक्स पर बात करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे? क्रिस्टल सिस्टम्स। कल क्या पढ़े थे? क्रिस्टल सिस्टम्स। अब बताओ कितने टाइप की क्रिस्टल सिस्टम्स होती है? 7। और मैंने याद रखने के लिए टिप्स बताई थी। बोलो वो टिप्स क्या है? सीटॉम हर्ट, सीटॉम हर्ट, यानी 7 डिफरेंट ज्योमेट्री होती है 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स की। और वो ज्योमेट्री को रटने का फंडा क्या, टिप्स क्या है? सीटॉम हर्ट। सी मीन्स cubic, T means tetragonal, O means orthorhombic, M means monoclinic, H means hexagonal, R means rhombohedral and last term क्या था? T, triclinic। क्लियर? चलिए आपने कल होमवर्क करा होगा। मैंने कहा था इसके सभी पैरामीटर्स को याद करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग रट लिए होंगे। तो चलिए बताइए, जो 6 पैरामीटर्स होती है जिसमें 3 एजेस आती है एंड 3 एंगल्स आती है, तो बताइए सबसे पहले क्यूब पर आते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लें। क्यूब का 6 पैरामीटर्स बोलो। चलो बोलो। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट है ना? सी हो गई। अब कहाँ आएंगे? टेट्रागोनल पे। A इक्वल टू बी but does not equal to C। और एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। टी भी हो गई। ओ पर आते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक A does not equal to B does not equal to C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सी हो गया, टी हो गई, ओ हो गया। अब कहां पर आएंगे? एम पे, मोनोक्लिनिक। A does not equal to B does not equal to C, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा does not equal to 120 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो एकदम क्लियर है ना? सारा टर्म्स को फिर मैंने यहाँ एक बॉक्स में अरेंज कर दी ताकि आपको एक जगह पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको कोई परेशानी ना हो। क्लियर? अब आते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल ये हाइट ज्यादा। हेक्सागोनल A इक्वल टू B बट डज नॉट इक्वल टू C। और एंगल्स में क्या? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। गामा कितनी होती है इसमें? 120 डिग्री। रोम्बोहेड्रल यहां देख सकते हो। रोम्बोहेड्रल में क्या? सभी लेंथ इक्वल होती है। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंगल भी इक्वल्स होती है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट 190 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कितना क्लियर है? लास्ट में ट्राइक्लिनिक, ये तो सब कल ही याद हो गया होगा। सब में डज नॉट लगानी है इसमें। A does not equal to B does not equal to C, alpha does not equal to beta does not equal to gamma does not equal to 90 डिग्री। क्लियर? ये पैरामीटर्स को मैंने अगेन आज यहां पर मैंने एक बॉक्स के रूप में ड्राइंग कर दी। अब मैंने कल क्या बोला था? अब जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। किसमें? यूनिट सेल का 2 टाइप्स में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। कल तो हम आपको एक स्टडी करा चुके थे। ये 7 टाइप प्रिमिटिव तो होगा ही, सभी प्रिमिटिव होगा। इसलिए देख लो यहां पर 7 का 7 क्या है? प्रिमिटिव 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 प्रिमिटिव। यानी ये 7 का 7 आपको प्रिमिटिव में भी नजर आएगा, सिंपल टाइप में भी नजर आएगा। यानी जितने भी 7 टाइप्स की 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स है,
इन सभी के कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होगा तो वो प्रिमिटिव होगा। क्लियर है? वो प्रिमिटिव होगा, केवल अगर कॉर्नर्स पर है तो प्रिमिटिव होगा। तो ये जितने भी टाइप्स के यूनिट सेल्स है इनके कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होता है। ये 7 टाइप्स प्रिमिटिव होता है। 7 टाइप तो प्रिमिटिव में हो गया। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव कितने टाइप्स की मैंने पढ़ाई थी? बोलो। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड पढ़ाया था ना बच्चों। अब ये जानना है ये जो 7 टाइप्स है इनमें कौन सा यूनिट सेल किस टाइप के नॉन प्रिमिटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये जानना है। जैसे क्यूबिक है, क्यूबिक प्रिमिटिव टाइप का हो, यानी क्यूब जो होगा उसके सारे कॉर्नर्स पर एटम नजर आएगी, एक वो हो गया। और नॉन प्रिमिटिव में ये 2 तरह का होगा, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ये नॉन प्रिमिटिव में 2 टाइप दिखाता है। जो क्यूब नुमा यूनिट सेल होता है वह नॉन प्रिमिटिव का 2 टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी सेंटर्ड वाला और एंड सेंटर्ड वाला। अर्थात जो क्यूब नुमा यूनिट सेल होगा उनके सारे कॉर्नर्स पर एटम होगा और एक एटम बॉडी के सेंटर पर होगा, वो कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। BCC का फुल फॉर्म बोलो। B मीन्स बॉडी, C मीन्स सेंटर्ड, अगेन C मीन्स क्यूबिक। BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बोलो क्लियर है? तो BCC का आप स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करोगे? एक क्यूब बना लोगे, बना लियो, सभी कॉर्नर पर एक एक एटम रिप्रेजेंट कर देना है। आपको पता है 8 कॉर्नर्स होता क्यूब में, 8 कॉर्नर पर एक एक एटम दिखा देना है। और एक एटम कहां रखोगे? बॉडी के अंदर। कहां पर? सेंटर पर। तो हो गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कितना क्लियर है? ओके। अब आते हैं फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का देखो FCC का फुल फॉर्म हुआ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी आप जब इसकी स्ट्रक्चर को खुद से ड्राइंग कर सकते हैं। एक क्यूब बना लियो। अब सभी कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल को, एटम को रख देना है। 8 कॉर्नर्स पर सजा दियो। अब क्या करना है बच्चों? फेस सेंटर में क्या और कहाँ रखा जाता है? बोलो। फेस पे। तो क्यूब में कितनी फेसेस होती है? 6 फेसेस होती है ना। अब उन सभी फेसेस के सेंटर पर भी एक एक एटम को रिप्रेजेंट कर देना है। तो वही हो जाएगा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बताओ, जो क्यूब नुमा क्रिस्टल होता है वो कितने टाइप्स की होगी? 3 टाइप। तो एक प्रिमिटिव टाइप या सिंपल टाइप भी बोल सकते हैं, और 2 नॉन प्रिमिटिव में होता है, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो क्यूब को हम 3 तरह से उसमें एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल क्यूबिक, इसको हम SC बोल सकते हैं। प्रिमिटिव या सिंपल एक ही चीज होती है। SC, S मीन्स सिंपल, C मीन्स क्यूबिक। तो SC का फुल फॉर्म हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए मैं आपको 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूं, कॉपी पर लिखिए तो जरा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। चलो, क्यूब बना लिया, ठीक है, सिंपल है। एटम केवल कहां रखना है? कॉर्नर्स पे ना। चलो 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम को रख दो। चलिए आपका बन गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलो उसको अलग कर लो। अब बनाओ BCC का स्ट्रक्चर।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। चलो फिर क्यूब बनाओ, बना लियो। अब सभी कॉर्नर पर पहले एक एक एटम को रिप्रेजेंट कर दो, कर दिया। उसके अलावा क्योंकि नाम बॉडी सेंटर, तो और एक एटम कहाँ रखना है बच्चों, बोलो बोलो जल्दी। बॉडी के अंदर कहाँ पर रखना है, सेंटर पे, मध्य में रख देना है। तो बन गया BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो 2 बना लिए, रख दियो बगल में। अब थर्ड बनाओ, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो फिर एक क्यूब को ड्राइंग करिए, कर लिए। फिर क्या करो, सभी कॉर्नर पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रख दो, रख दिए। क्योंकि नाम फेस सेंटर्ड है तो बोलो अब पार्टिकल को कहाँ रखा जाएगा, जितनी फेसेस होती है क्यूब में उन सभी फेसेस के सेंटर पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रख देना है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कितना आसान है आपका, है कि नहीं। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ये देखिए मेरे हाथ में कुछ नजर आ रही होगी, स्क्वायर टाइप की नजर आ रही है। अब देखिए ये एटम है, एटम। ये क्या बच्चों, एटम। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होती है ना, गोलाकार होती है ना। ये भी तो गोलाकार है ना, इसको हम एटम मान रहे हैं। ओके, कितने एटम है यहाँ, 4। यहाँ भी देखो 4। अब देखो मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूं, ये देखो ये बन गया क्यूब, घन बन गया। देखो एकदम अच्छा से देखो, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई। देखो ये घन है, देख लो। और इसमें आप क्या देख रहे हो, ये जो क्यूब मैंने बनाया एटम्स की मदद से, इसमें आप क्या देख रहे हो कि जितने कॉर्नर्स है सभी पर एक एक एटम है। देखो 1 एटम, 2, 3, 4 कॉर्नर्स पर एटम है। नीचे में देखो 1, 2, 3, 4 कितने हो गए बच्चों, 8 एटम्स इस क्यूब में है। और वो एटम कहां पर है, क्यूब के कॉर्नर्स पर है। 8 कॉर्नर्स पर आपको एक एक एटम नजर आ रही है। तो बताओ तो ये कौन सा क्यूब हुआ, प्रिमिटिव हुआ कि नॉन प्रिमिटिव हुआ, प्रिमिटिव हुआ। यही तो हो गया ना, SC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो ऐसे ऐसे ही होगा, आगे भी हम प्रूफ करेंगे फॉर्मूले, इसी तरह से होगा। 4 कॉर्नर एटम ऊपर जो एक दूसरे के टच में होगा, 4 कॉर्नर एटम नीचे जो एक दूसरे के टच होगा, फिर ऊपर वाला एटम नीचे वाले के टच में होगा, बन जाएगा क्यूब। देख लो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसका नाम हो गया। कितना क्लियर। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव का बॉडी सेंटर में। मैंने क्या करा, ये देख लो एटम है मेरे पास। देखो मैं क्या रख रहा, मैंने यहां पर रख दी, देखना बच्चा, बीच में रख दी सेंटर पे, और ऐसे रख दी। एकदम इमेजिन करो, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। प्रैक्टिकली आपको ऐसे नजर आएगी। देखो ध्यान से देखो, आप बताओ एटम कहां कहां नजर आ रहा है आपको। देखो 4 एटम्स ऊपर है और 4 एटम्स नीचे है, 4 4 8, यानी सभी कॉर्नर्स पर एक एक एटम नजर आ रही है ना। और एक एटम कहां नजर आ रही है, ठीक बीच में नजर आ रही है। देखो देखो देखो, बीच में नजर आ रही है। तो यानी क्यूब के सेंटर पर एक एटम है, येलो कलर का देख रहे हो बीच में। क्यूब एक बॉडी हुई, उसके सेंटर पर एक एटम है। तो 8 एटम्स कॉर्नर्स पे है और 1 एटम बॉडी के सेंटर पे है। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कितना आसान है समझना इसको, एंजॉयिंग इट। 2 समझ गए आप। अब आते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड में। देखो फेस सेंटर्ड में क्या होगा, ये देखो ये क्यूब है ना, ये क्यूब बन गया आपका। ओके, अब इसके फेस पे रखना है। देखो ये एटम है, ये अभी क्यूब है। देखो ये फेस,
फेस देखो, एक एटम यहां रख देंगे इस फेस के सेंटर पर, एक एटम यहां रख देंगे इस फेस के सेंटर पर, एक एटम यहां रख देंगे इस फेस के सेंटर पे, एक एटम यहां रख देंगे इस फेस के सेंटर पर, एक एटम यहां रख देंगे इस फेस के सेंटर पे, ऐसे। अब एक एटम नीचे वाले फेस के सेंटर पर रख देंगे। जब 8 कॉर्नर्स के अलावे सभी फेसेस के सेंटर पर भी एक एक एटम प्रेजेंट रहेगा, मौजूद रहेगा, वही तो नाम हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीनों टाइप्स आप जान गए। जो क्यूबिक नुमा क्रिस्टल होती है वो 3 टाइप्स की होती है। सिंपल क्यूबिक होती है, प्रिमिटिव टाइप, और 2 नॉन प्रिमिटिव टाइप को ये दर्शाता है। यानी टोटल कितना, 3 टाइप्स के फॉर्म में हम क्यूबिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है एकदम। अब हम लोग आगे उसी तरह आगे का हालचाल देखते हैं हम लोग क्या है। अब जैसे देखो टेट्रागोनल, टेट्रागोनल प्रिमिटिव तो सभी होती है, सारे कॉर्नर्स पे टेट्रागोनल के एटम्स होगा, 1 टाइप ऑफ प्रिमिटिव। और जो नॉन प्रिमिटिव होता है उसमें कौन सा, बॉडी सेंटर्ड वाला। जो टेट्रागोनल होगा 8 कॉर्नर्स पे एटम होगा और एक एटम कहां होगा, उसके बॉडी के सेंटर पे होगा। ओनली 1 टाइप, नॉन प्रिमिटिव का ये केवल एक टाइप ही शो करता है, कौन, बॉडी सेंटर। फेस और एंड सेंटर ये शो नहीं करता है। ऑर्थोरोम्बिक में आ जाओ, ये प्रिमिटिव सबके लिए कॉमन है, सभी कॉर्नर पर ऑर्थोरोम्बिक का एटम्स होगा। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव में ये 2 टाइप्स का शो करता है, बॉडी 3 टाइप्स का ये शो करता है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इसका मतलब ऑर्थोरोम्बिक जो है वो हर टाइप्स का यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। प्रिमिटिव भी रिप्रेजेंट करता है, नॉन प्रिमिटिव का तीनों टाइप्स को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। यानी ये 4 टाइप्स का टोटल शो करता है, 3 नॉन प्रिमिटिव टाइप्स और एक प्रिमिटिव टाइप्स। तो टोटल कितना, 4 टाइप्स हो गया, सारा रिप्रेजेंट करता है। मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव होगा, मोनोक्लिनिक की जो कल आपने संरचना देखी थी उसकी सभी कॉर्नर पर एटम्स होगा तो प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक हो जाएगा। नॉन प्रिमिटिव में ये केवल कौन सा रिप्रेजेंट करता है, एंड सेंटर, END एंड सेंटर। इट मीन जो मोनोक्लिनिक होगा सारे कॉर्नर्स पर एटम्स होगा और उसके अलावे 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पर भी एक एक एटम होगा, तो हो जाएगा एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। ये कितने टाइप्स को दिखाया, 2 टाइप्स का, 1 प्रिमिटिव टाइप और 1 नॉन प्रिमिटिव टाइप। अब आते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोनल प्रिमिटिव होता है। हेक्सागोन में क्या होता है, ऊपर 6 कॉर्नर, नीचे 6 कॉर्नर, 12 कॉर्नर्स पर इसमें 12 कॉर्नर्स होती है। तो 12 कॉर्नर्स पर एक एक एटम होगा, वो प्रिमिटिव यानी सिंपल हेक्सागोनल होगा। क्लियर। और ये नॉन प्रिमिटिव शो नहीं करते, इसलिए मैंने यहां क्रॉस कर दिया। यानी हेक्सागोनल में एटम केवल रहता है कहां, कॉर्नर्स पर, अदर पोजीशंस पर इसमें एटम नहीं रहता है। क्लियर, इसलिए क्लोजिंग है। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल भी प्रिमिटिव होती है। जो रोम्बोहेड्रल ज्योमेट्री होती है यूनिट सेल की, उसके सारे कॉर्नर्स पर एटम होगा, वो सिंपल या प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल कहलाएगा। उसके अलावा और कहीं एटम्स इसमें नहीं होती, इसलिए ये भी नॉन प्रिमिटिव को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दी, क्रॉस कर दी। लास्ट ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक भी केवल प्रिमिटिव टाइप की होती है। ट्राइक्लिनिक फिजिकल जो आपने ज्योमेट्री देखी थी, शेप देखी थी, उसके सारे कॉर्नर्स पर केवल एटम्स होगा तो प्रिमिटिव हो गया, लेकिन अदर पोजीशंस पर इसमें कहीं एटम नहीं होगा, ये नॉन प्रिमिटिव को शो नहीं करता है, इसलिए मैंने यहां पर क्या कर दी, क्रॉसिंग कर दी। इतना आसान है। एक क्वेश्चन भी आती है,
ऐसी कौन सी क्रिस्टल सिस्टम्स होती है जो नॉन प्रिमिटिव को रिप्रेजेंट नहीं करता है? आपका आंसर बोल देना, लास्ट वाला वर्ड हर्ट, 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 HRT, हर्ट। ये नॉन प्रिमिटिव को शो नहीं करता, ये केवल प्रिमिटिव को शो करता। कितना इजी फंडा मैं आपको टिप्स दे रहा हूं याद रखने का। जब आप सीटों में हर्ट रखते हैं तो अंत में कौन वर्ड आती है? हर्ट। याद रखना, ओ हर्ट सिंपल होता है, मेरा हर्ट सिंपल है, एकदम सिंपल हर्ट मेरा, सिंपल। यानी हर्ट केवल सिंपल को शो करता है, प्रिमिटिव को शो करता है, ये नॉन प्रिमिटिव को शो नहीं करता। आवर हर्ट इज सिंपल, आवर हर्ट इज सिंपल। तुम लोगों का भी हर्ट क्या? सिंपल, एकदम क्लीन, साफ सुथरा हर्ट, सिंपल हर्ट। हर्ट जो वर्ड है उसमें 3 वर्ड लेटर्स आ गए, HRT, H हेक्सागोनल, R रोम्बोहेड्रल, T ट्राइक्लिनिक। तो समझ जाना जो हर्ट वर्ड है ना वह केवल होता है प्रिमिटिव, ध्यान रखना। और बाकी जो आपने देखा सीटोम तक उसमें प्रिमिटिव भी आती है और कुछ नॉन प्रिमिटिव भी आती है। बोल क्लियर है? तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को मैंने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या करा? डिवाइड कर दी। अब ऐड करते हैं तो टोटल कितने टाइप्स आती है? देखो इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में 7 का 7 प्रिमिटिव शो कर रहा है, तो 700 प्रिमिटिव हो गया 7। अब नॉन प्रिमिटिव को ऐड करते हैं। देखो क्यूबिक 2 तरह का नॉन प्रिमिटिव शो करता है और टेट्रागोनल 1 टाइप का, ऑर्थोरोम्बिक तीनों टाइप्स का, मोनोक्लिनिक 1 टाइप का, और हर्ट जो है हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, ये नॉन प्रिमिटिव को शो नहीं करता। तो नॉन प्रिमिटिव में टोटल कितना आ गया? 2 + 1 3 4 5 6 7 7 हो गया। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मिलाकर हम कितने तरह से एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में? 7 प्रिमिटिव और 7 नॉन प्रिमिटिव। टोटल कितने आए अंक? 14। ये जो 14 अंक आया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के आधार पर, वही 14 टाइप्स की जो लेटिसेस हमें मिली वही कहलाता है ब्रेविस लेटिसेस। There are 14 brevis lattices. There are 14 brevis lattices. मैंने वहां लिखा दिया 14 types of lattices known as brevis lattices. अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करो। क्रिस्टल सिस्टम्स अगर पूछे कितना होता है? 7। सीटोम हर्ट क्रिस्टल सिस्टम ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, 7 ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स। लेकिन अगर पूछे ब्रेविस लेटिसेस कितनी होती है, तब आंसर कितना मारोगे बच्चों? 10 + 4 कितना हो गए? 14 ब्रेविस लेटिसेस होती है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। और ये इसका एग्जांपल्स है, बस थोड़ा ध्यान रख लेना एग्जांपल। ओके, वैसे एग्जांपल नहीं पूछी जाती, फिर भी एग्जांपल ध्यान रख लेना। क्यूबिक नुमा यूनिट सेल्स किन सॉलिड्स में होती है? कौन सा सॉलिड का निर्माण क्यूबिक नुमा यूनिट सेल से होती है? तो देख लो, सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, कार्बन का कौन सा एलोट्रोप अपर रूप? किसी ने पूछा तो मुझे कमेंट्स में ये एलोट्रोप क्या होती है? अपर रूप। कार्बन का 2 मेन अपर रूप होता है, 2 होता है 3, लेकिन 2 मेन अपर रूप होता है, डायमंड और ग्रेफाइट। तो कार्बन का जो डायमंड वाला अपर रूप है उसी में क्यूबिक नुमा यूनिट सेल होता है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में, कार्बन के ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दी? डायमंड। ओके। टेट्रागोनल में 3 एसएन, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, यूरिया NH2CuNH2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑर्थोरोम्बिक एग्जांपल रोम्बिक सल्फर, आपको पता है सल्फर का मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताएं? S8 इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग S8।
1 2 3 4 5 6 7 8 ये S8 की स्ट्रक्चर होती है, S8 की स्ट्रक्चर होती है। क्राउन से, मुकुट से, देखो ये मुकुट बन गया, ताज, आराम से मुकुट लो पहनो, S8 स्ट्रक्चर होती है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है सल्फर का S8। तो रोम्बिक सल्फर S8 इसका फॉर्मूला हो गया, बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोनोक्लिनिक एग्जांपल हुआ मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर भी का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है डायमंड और ग्रेफाइट, उसी तरह सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। मोनोक्लिनिक सल्फर होती है, रोम्बिक सल्फर होती है, उसी तरह यहाँ पर है मोनोक्लिनिक सल्फर। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसको ये एक सूत्र हुआ, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 को डेका, H2O हाइड्रेट, जल को हाइड्रेट बोला जाता है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। हेक्सागोनल एग्जांपल हो गया ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब एग्जांपल हो गया हेक्सागोनल। इन सॉलिड्स में जो यूनिट सेल होता है उसकी ज्योमेट्री होती है कैसी बच्चों, हेक्सागोनल की तरह। रोम्बोहेड्रल में कैल्शियम कार्बोनेट आ जाती है, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, इसको हम लोग सिनेबार के नाम से भी जानते हैं। ट्राइक्लिनिक ये किसमें देखने को मिलता है, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एग्जांपल्स। इस तरह से आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के आधार पर उसको 14 टाइप्स हमें टोटल प्राप्त हुई, वही 14 टाइप्स कहलाता है ब्रेविस लेटिसिस। चूंकि ये चीज एक साइंटिस्ट ने करा था ब्रेविस साहब ने, उसी के नाम से रह गया ब्रेविस लेटिसिस। एकदम आसान है, पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कभी कभी नेट स्लो हो जाती है तो याद रखना, तो आपको धुंधला नजर आएगी। नेट अगर फ्रेश होगी तो लेटर तो नजर आएगी जब भी नेट स्पीड में रहेगा। वैसे व्हाट्सएप पर तो हम नोट अवेलेबल कराते हैं सभी को, ग्रुप में एकदम फ्रेश नोट मिलता है, उसको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होनी चाहिए। ओके, बोर्ड पर आराम से समझिए, व्हाट्सएप ग्रुप में नोट आपको ऑलरेडी प्राप्त हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम्स क्या भाई, सभी लेकिन पढ़िए। कुछ बच्चे ऐसे तो जो वीडियोस खोलते भी नहीं, बाहर बाह, तो क्या फायदा है भाई, बस ज्वाइन हो गए, वीडियो देख ही नहीं रहे हो आप, और एक लाइन से देखिए वीडियो सारा, तभी आपको एक दूसरे से लिंक होता है ना स्टडी, तभी तो आपको समझ में आएगी ना। शुरू से देखिए। ओके, अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर अब न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होगी। अब हमें कुछ स्पेशल चीज जानना है, न्यूमेरिकल्स फॉर्म होगी उससे, और अब जान जाएंगे तो न्यूमेरिकल खुद बनेगा, गुड्डू सर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर? आइए समझते हैं पहले क्या समझना है। 1 मिनट आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर, एकदम कंसल्ट होकर समझना है। अभी जो भी मैं समझाऊं स्ट्रिक्टली, क्लास जब एंडिंग होगी तो ये नहीं होना चाहिए मन में कि मुझे समझ में नहीं आई, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं समझाऊं और समझ में ना आए।
क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है। और समझेगा कौन? जो समझना चाहेगा। इसलिए मैंने कहा स्ट्रिक्टली ध्यान दो, अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं। क्लियर? देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये यूनिट से क्यूब नुमा, क्योंकि मैंने कहा सारा चीज डीलिंग होता है क्यूब से, तो चलिए क्यूब बनाते हैं। आपको भी कुछ नहीं करना, बस देखना है। क्यूब बन गए। मैं एक एटम यहां रख देता हूं कॉर्नर, ठीक ना, कॉर्नर पे रखता हूं। रख दिए, कॉर्नर एटम हुआ ये क्यूब का, क्योंकि एटम कॉर्नर पे है। अब इसमें है क्या कि जो एटम कॉर्नर पे होता है क्यूब का, उस एटम का मात्र 1/8 हिस्सा ही क्यूब के अंदर होता है। जो एटम क्यूब के कॉर्नर पे होती है, उसका मात्र 1/8 हिस्सा ही क्यूब के अंदर होती है। मतलब इस एटम का 1/8 हिस्सा ही इस यूनिट सेल के निर्माण में भाग ले रहा है। यानी ये अपना 1/8 हिस्सा ही इस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी जो पार्ट वह बाहर है, ये देखो, ये पूरा पार्ट बाहर है, जिसको मैंने छायांकित कर दिया। ये पार्ट यूनिट सेल को नहीं मिल रहा है। यूनिट सेल को बस इतना सा मिल रहा है, इस एटम का इतना सा भाग मिल रहा है यूनिट सेल, बस इतना सा। और ये जो छोटा सा भाग मिल रहा है यूनिट सेल को, कितना है इसका, इस एटम का 1/8। तो जो एटम यूनिट सेल के, क्यूब नुमा यूनिट सेल के कॉर्नर पर होता है, उस एटम का केवल 1/8 हिस्सा ही उस यूनिट सेल को प्राप्त हो पाता है। इसका 1/8 हिस्सा इसको मिलेगा। अब इस कॉर्नर पे भी रख देते हैं, इसका भी 1/8 भाग ही अंदर रहेगा। अब एक एटम इस कॉर्नर पे रख देते हैं, इसका भी 1/8 हिस्सा ही अंदर रहेगा। अब एक एटम इस कॉर्नर पर रख देते हैं, इसका भी 1/8 हिस्सा ही अंदर रहेगा। अब एक एटम इस कॉर्नर पर रख देते हैं, इसका भी 1/8 हिस्सा ही अंदर रहेगा। अब एक एटम इस कॉर्नर पर रख देते हैं, इसका भी 1/8 हिस्सा ही अंदर है। और एक एटम इस कॉर्नर पर रख देते हैं, इसका भी 1/8 हिस्सा ही अंदर है। मीन्स क्यूबिक यूनिट सेल का जो कॉर्नर एटम होता है, ईच कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। यहां बताओ, सारे कॉर्नर पर मैंने एटम रख दी, देख लो, एक तो छूट गया, यहां पर देखो, यहां पे रख दी, इसका भी 1/8 हिस्सा ही यूनिट सेल को मिल पाएगा। अब सारे कॉर्नर पर एटम से देख लो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, और इस कॉर्नर एटम का कितना हिस्सा इसको मिल रहा है, 1/8। यानी वन कॉर्नर एटम 1/8 हिस्सा ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब अगर टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोग ऐड करें, इस यूनिट सेल को टोटल कॉर्नर एटम्स के द्वारा कितना हिस्सा मिल रहा है, बोलो, बता पाओगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स? वन कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो सारा कॉर्नर एटम्स मिलकर इस यूनिट सेल को कितना हिस्सा दे रहा है, निकालो। कई स्टूडेंट तो निकाल लिए होंगे, मुझे पता है। एक कॉर्नर एटम का 1/8 हिस्सा, तो 8 कॉर्नर एटम का कितना हिस्सा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा
टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 1/8 प्लस 1/8 बार जोड़ लियो 1/8 को। सब तो 1/8 ही दे रहा है ना, और सभी कॉर्नर पर एटम है, सभी अपना अपना 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 दे रहा है। 8 कॉर्नर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको इतना लिखने से तो टाइम नहीं लगेगा भाई, ऐसे लिखो। 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बोलो, 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, 1 कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8। और यहां कितना कॉर्नर पर एटम्स है? 8। 1/8 गुना 8 यानी 8 × 1/8 कट गया, कितना आया? 1। यानी सारा कॉर्नर एटम्स मिलकर यूनिट सेल को कितना हिस्सा दे रहा है? 1 एटम का। कितना का दे रहा है बच्चों? 1 एटम का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो क्यों का जब सारा कॉर्नर एटम्स अपना हिस्सा देगा, इसको कितना मिलेगा? कितना एटम के बराबर हिस्सा मिलेगा? 1 एटम के बराबर। इसका मतलब ये जो यूनिट सेल है ये बना हुआ है कितना एटम से? 1 एटम से। 8 एटम से नहीं बना हुआ है। 8 तो पोजीशन पर, वो तो उसका लेटेस्ट पॉइंट हो गया। 8 एटम तब ना होता जब सारा पूरा का पूरा अपना योगदान देता। सब तो 1/8 ही अपना योगदान दे रहा है, तो सबका 1/8 ही ना हिस्सा हम जोड़ेंगे। तो 1/8 हिस्सा जब हमने ऐड किया 8 कॉर्नर एटम का, तो 8 × 1/8 कितना आया? 1। इसका मतलब यह यूनिट से तो 1 ही एटम से ना निर्मित हुआ भाई। 1 एटम का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही ना जगह छेकेगा इस यूनिट सेल का। क्लियर है? और ये कौन सा यूनिट सेल हुआ? प्रिमिटिव के नॉन प्रिमिटिव? प्रिमिटिव क्योंकि यहां केवल कॉर्नर्स पर और कहीं नहीं है। यही हुआ प्रिमिटिव या सिंपल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससी। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर पूछा जाए इसमें एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो आंसर क्या मारोगे? 1 एटम। कितना? 1 एटम। अब एक लड़का बोलो सर अगर ऐसा सवाल आ जाए, सवाल आ गया तो 1 एटम से 1 कॉर्नर से 1 एटम मिसिंग हो गया। मिसिंग मतलब गायब हो गया। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं इस कॉर्नर पर एटम नहीं, गायब कर दिया। आप आए, 1 एटम चुरा के लेके भाग गए, 1 एटम गायब हो गया एक कॉर्नर से। अब बताओ कितने कॉर्नर पर एटम्स है? 7। एक कॉर्नर तो खाली। अब बताओ तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो 1 कॉर्नर एटम का कितना हिस्सा मिलता है यूनिट सेल को? 1/8। और कितने कॉर्नर पर एटम आपको? 2 7। तो अब यहां क्या करेंगे? 1/8 × 7 यानी 7/8। 7/8 इतना ही हिस्सा एटम का इसको मिलेगा। चलो मैं एक जगह और गायब कर देता, चलो यहां से भी चले जाओ। अब 2 कॉर्नर खाली हो गया। अब आपका एटम कितने कॉर्नर्स पर है? 6 कॉर्नर्स पर है ही ना। फिर निकालो एटम का कंट्रीब्यूशन, निकालो। नंबर कितना मजा आ रहा है निकालने में। अब देखो 1 कॉर्नर का कितना हिस्सा मिलता है यूनिट सेल को? 1/8। अब कितने कॉर्नर्स पर है देख लो? 6 1 2 3 4 5 6 1/8 × 6। इसको कटा दीजिए। 2 3 जाओ 6 2 3 6 2 4 8 3/8 4 एटम। यानी इतना एटम्स ही यूनिट सेल को मिल रहा है, इतना एटम्स ही ये यूनिट सेल पैक्ड है। बोलो क्लियर हो रहा है?
तो जितना कॉर्नर पर एटम रहेगा उतना गुना कॉर्नर एटम का योगदान कितना होता है। 8 कॉर्नर्स पर 8 into 1/8, 5 कॉर्नर्स पर तो 5 into 1/8, 2 कॉर्नर्स पर तो 2 into 1/8। इस तरह से आपका एटम का नंबर निकल जाएगा। तो यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ एटम से निर्मित है। अब एक लड़का हमसे क्वेश्चन करेगा, मैं जानता हूं कमेंट्स में आएगा कि सर कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 क्यों होता है। ये तो मन में आ रहा होगा ना ये क्वेश्चन। अगर समझना चाहो तो मैं समझा दूं, बट उसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन आप तो समझना है ना। चलिए हम जानते देखो। पहले मैं इसको अमिट कर दूं। अब देखो इसमें क्या हो, जैसे अभी मैं कोई 2D के फॉर्म में एक यूनिट से ले लिया और एक एटम मैं यहां कॉर्नर पे रख रहा हूं, रख दिया कॉर्नर पर, देख लो। अब एक सोचिए कि हम इस कॉर्नर एटम के अराउंड कितने यूनिट सेल्स को अरेंज करें जिससे कि एक कॉर्नर एटम पूरी तरह से सेंटर पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, बीच में। जैसे हमको सेंटर पे लाना है तो मेरे अराउंड कितना स्टूडेंट्स अरेंज होगा जिससे कि हम एग्जैक्टली कहां आ जाए, सेंटर पे आ जाए। वहां से मेरी दूरी, यहां से मेरी दूरी, यहां से मेरी दूरी, यहां से मेरी दूरी, ऊपर से मेरी दूरी, नीचे से मेरी दूरी इक्वल होना चाहिए, तब तो सेंटर होगा ना। अब जैसे यहां देखो, इस कॉर्नर एटम के अराउंड अभी तो मैंने एक यूनिट सेल सजा दी, ये वाला, एक और था। दो यूनिट सेल अरेंज कर दिए। देखिए जरा, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना है तो इंटरेस्टिंग है। दो, क्या ये सेंटर पे आया? एक लड़का बोलेगा हाँ सर सेंटर पर तो आगे नहीं पता है। अरे सेंटर पे कैसे आया? यहां से इसकी दूरी, इधर कोई यूनिट सेल है, सेंटर मींस क्या होता है, हर तरफ से वो बीच में आ जाए। ये तो केवल इसके अराउंड सेंटर पे आया, इधर से तो नहीं आया सेंटर पे। एक यूनिट सेल हमें और इसमें अरेंज करता हूं, देखो। फिर एक यूनिट सेल और यहां पर हम करते हैं, तो अब ये सेंटर पे देखो आया कि नहीं। यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, देखो सेम आ रहा है, देखो एग्जैक्टली सेंटर पे बच्चे। अभी कितना यूनिट सेल से ये सराउंडेड है? 4। ये अंदर से तो पैक्ट हो गया, लेकिन बाहर से भी इसका कुछ ना कुछ भाग इसका क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आपने तो अंदर से किया ना। इस तरह से मैं आपको बता दूं, फोर यूनिट्स आपने अरेंज किया है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। अब क्या है, सपोज पर उसी चीज को यहां समझा रहा हूं। अब मैं एक यूनिट से ले रहा हूं, ये देखो, ये मान लो एक कॉर्नर एटम है, ये देखो कॉर्नर एटम यहां देखो, मैंने ये एटम है, इसको मैं कॉर्नर पे रख रहा हूं यहां।
कॉर्नर पे देखो, यही ना कोना हुआ, कॉर्नर पे ये एटम है जिसमें 2 यूनिट सेल सराउंडेड कर चुके हैं। अब 1 यूनिट सेल इधर आ जाओ, 3 और 1 यूनिट सेल इधर आ जाओ, कितना हुआ बच्चों 4। देखो ध्यान से, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 4 यूनिट सेल सराउंडेड कर दिए। तो इससे क्या हुआ, एटम जो कॉर्नर एटम है बीच में देख रहे हो, उसका आधा हिस्सा अंदर घुस गया, यानी एटम का, कॉर्नर एटम का आधा हिस्सा क्या हुआ, ढक गया यूनिट सेल से। लेकिन जो आधा हिस्सा वो देखो बाहर है अभी, आधा हिस्सा देखो यहाँ बाहर है अभी, आधा हिस्सा देखो अभी बाहर है, आधा ढक गया है, 4 यूनिट सेल इसको सराउंड कर लिया, तो एटम का आधा भाग को ढक दिया। लेकिन आधा भाग अभी तो आपको नजर आ रही है ना, उसको भी तो ढकना है। नीचे से वो आ गया, फिर ऊपर से भी 4 जाकर बॉक्स को हम अरेंज करेंगे, तब वो एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगा। जैसे ये देखो, अब एक एटम मैंने यहां रख दी, फिर एक यहां रख दी, उसी तरह फिर यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, तब क्या होगा, तब जो ये कॉर्नर एटम है वो पूरी तरह से एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाएगा। देखो नीचे से इसकी दूरी, ऊपर से इसकी दूरी, बायां से दायां सही है, नीचे से और ऊपर से जब 4 माचिस के डब्बा को हम सजा देंगे, तब ये जो एटम, कॉर्नर एटम जो भी बीच में है वो पूरी तरह से ढक जाएगा, ढक हो जाएगा, पूरा एटम का हिस्सा अंदर हो जाएगा। तो एक कॉर्नर एटम को पूरी तरह से सेंटर पर आने के लिए, पूरी तरह से ढक जाने के लिए उसके अराउंड कितना यूनिट सेल को अरेंज किया गया, 4 नीचे 4 ऊपर, कितना 8। जब 8 यूनिट सेल कॉर्नर एटम के अराउंड अरेंज होगा, तब वह कॉर्नर एटम पूरी तरह से बॉडी के सेंटर पे आ जाएगा, तब वो अपना पूरा का पूरा योगदान देगा, क्योंकि अब तो पूरा हिस्सा उसका ढक गया, कुछ भी हिस्सा उसका बाहर नजर नहीं आ रहा। तो यहां पर मैंने क्या करा, ये कॉर्नर एटम अंदर से ढक चुका है 4 माचिस के डब्बा के द्वारा, लेकिन बाहर से आधा हिस्सा इसका अभी दिख रहा है, तो बाहरी जो आधा हिस्सा बची उसको भी ढकना है। इसके ऊपर इसी तरह 4 माचिस इसी तरह जो बनाएंगे, उसके ऊपर 2 यहां 2 यहां 4, तब ऊपर से भी सेंटर पे, नीचे से भी सेंटर पे आ जाएगी, तब ये एटम अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देगा, पूरा योगदान। एक एटम, एक कॉर्नर एटम का एक एटम के बराबर योगदान, एक कॉन्सेप्ट है। तब बताओ कि ये कॉर्नर एटम अपना पूरा योगदान देने के लिए कितना यूनिट सेल इसके अराउंड सजाना पड़ा, 8, 4 नीचे, इसके ठीक इसी तरह 4 ऊपर, 8। जब कॉर्नर एटम के अराउंड 8 यूनिट सेल्स को हम अरेंज करेंगे, तब वो कॉर्नर एटम पूरी तरह से कहां जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, एग्जैक्टली वो सेंटर पे आ जाएगा। तो यह एक कॉर्नर एटम अपना पूरा हिस्सा ढकने के लिए, पूरा अपना योगदान देने के लिए उसको सराउंडेड होना पड़ा, कितना यूनिट सेल से, 8। तो 8 यूनिट सेल्स जब सराउंडेड होगा, तब ये अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा। 1 कॉर्नर एटम तो कंट्रीब्यूशन भी हुआ, 8 यूनिट सेल्स जब 1 कॉर्नर एटम के सराउंडेड होता है, तब वो अपना 1 में 1 कंट्रीब्यूशन देता है, पूरा में पूरा कंट्रीब्यूशन देता है, तब उसका पूरा भाग ढक जाएगा। तो 8 यूनिट सेल्स जब
सराउंडेड हुआ तब उसको एक एटम का योगदान मिला। तो बोलो 8 यूनिट सेल को एक एटम का योगदान मिला, एक यूनिट सेल को कितना कम मिला? 8 यूनिट सेल बराबर एक एटम, एक यूनिट सेल बराबर कितना एटम? 1/8 एटम। यानी 1 कॉर्नर एटम एक यूनिट सेल को कितना हिस्सा देगा? 1/8। एक यूनिट सेल को 1 कॉर्नर एटम अपना कितना हिस्सा देगा? 1/8। क्लियर? इमेजिन करो, चला एक माचिस का डब्बा है, इस कॉर्नर पर देखो एक एटम है, इसको सेंटर पे लाना है। पहले एक माचिस का डब्बा ऐसे सटाओगे, ऐसे सटाओगे। इमेजिन करो, ये सब सीखने की है। आपने क्या करा, एक माचिस का डब्बा ऐसे सटा दी। फिर क्या करा आपने, घर में 2 माचिस की डब्बा और ली, देखो, फिर एक इधर से सजाया, फिर एक इधर से सजाया, 4 हो गया, बेस बन गया। अब यही फिर 4 माचिस का डब्बा इसके ऊपर डाल दोगे। जैसे ही 4 माचिस का डब्बा और इसके ऊपर अरेंज करोगे, तब ये जो एटम है ना, ये एटम वो पूरी तरह से सेंटर पे आ जाएगा। तब ये अपना पूरा इसका हिस्सा ढक जाएगा, अंदर चला जाएगा, तब ये अपना पूरा योगदान दिया। यह एक एटम अपना पूरा हिस्सा दिया, कितना यूनिट सेल को? 8। 8 यूनिट सेल बराबर एक कॉर्नर एटम, एक यूनिट सेल बराबर 1 कॉर्नर एटम। 8 यूनिट सेल को एक कॉर्नर एटम आपका हिस्सा मिलता है। एक यूनिट सेल को कितना हिस्सा मिलेगा उस कॉर्नर एटम का? 1/8। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसलिए मैंने कहा कि जो भी एटम क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पर होगा, तो ईच कॉर्नर एटम हैज कंट्रीब्यूशन ऑफ पर यूनिट सेल बराबर 1/8। पर यूनिट सेल मतलब एक यूनिट सेल। प्रत्येक कॉर्नर एटम 1/8 हिस्सा उस क्यूबिक नुमा यूनिट सेल को प्रदान करेगा। अगर 8 कॉर्नर पर है तो तुरंत बनाओ क्वेश्चन। 1 कॉर्नर एटम का योगदान होता है 1/8, तो 8 कॉर्नर एटम है तो 8 गुना 1/8। अगर एक जगह से एक कॉर्नर एटम को हम गायब कर दें तो 7 कॉर्नर पर बचेगा, क्योंकि 8 कॉर्नर होता है तो एक जगह से गायब होगा तो 7 कॉर्नर एटम बचा। और आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, 1 कॉर्नर एटम का हिस्सा कितना मिलता है यूनिट सेल को? 1/8। तो 7 कॉर्नर तो 7 गुना 1/8। 6 कॉर्नर होगा तो 6 गुना 1/8। 2 कॉर्नर्स पर मात्र होगा तो 2 गुना 1/8। तो जितने कॉर्नर पर एटम होगा उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा कि वह यूनिट सेल कितने एटम से निर्मित है। बोलो क्लियर हो गया ये बात? 1/8। अब आते हैं अगला प्रश्न। कॉर्नर एटम बता दी, अब आते हैं फेस एटम के बारे में। चलो फिर जानते देखो। ये मैं कॉर्नर एटम का थोड़ा थोड़ा देखो, यही हुआ कॉर्नर क्यूब का। मान लो ये कोई यूनिट सेल है, देखो ये कॉर्नर एटम का थोड़ा सा हिस्सा अंदर होगा, इतना ठीक है, थोड़ा सा देखो ज्यादातर बाहर है ना। 1/8 हिस्सा ही इस एटम का इसके अंदर है मात्र। ये यहां भी रहता तो 1/8, यहां भी रहता तो 1/8, यहां भी 1/8, यहां भी 1/8, यहां भी 1/8। सब ये एटम अपना 1/8 हिस्सा देगा अगर ये एटम कॉर्नर का एटम है तो। अब आते हैं फेस का। जो एटम यूनिट सेल के फेस पर होता है उस एटम का आधा हिस्सा अंदर होता है। देखो
आधा अंदर आधा बाहर। इसका तो बताओ ये एटम इस यूनिट सेल को अपना कितना हिस्सा दे रहा है? हाफ। तो हाफ तो बाहर है, हाफ अंदर है, इसका तो हाफ ही हिस्सा इसको मिल रहा है ना। each face atom has contribution of per unit cell equal to half 1/2। ये अपना 1/2 हिस्सा ही देगा एक यूनिट सेल को। फिर आप क्वेश्चन आएगा 1/2 क्यों सर? अरे भाई इसको सेंटर पे लाओ। देखो अब इसका आधा हिस्सा ढक गया, एक यूनिट सेल से इसका आधा हिस्सा ढक गया। अब इसमें हम एक यूनिट सेल और जोड़ देते हैं। दूसरा यूनिट सेल देख लो क्या होगा, वो एटम कहां गया? पूरी तरह से सेंटर पे चला गया। ये एटम जो फेस एटम है, तो फेस एटम को सेंटर पर आने के लिए कितने यूनिट सेल से सराउंड होना पड़ता है बच्चों? 2, एक ये और एक ये। देखो अब उस एटम का आधा हिस्सा इस डब्बे के अंदर है, आधा हिस्सा इस डब्बे के अंदर है। इसको भी इसका आधा मिल रहा भाई, इसको आधा 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 एक। 2 यूनिट सेल जब सराउंड हुआ तब वो फेस एटम अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। 2 यूनिट सेल बराबर एक फेस एटम, तो एक यूनिट सेल बराबर आधा एटम ना होगा। अब क्या फेस एटम की कहानी क्या होगी कि जब 2 यूनिट सेल्स फेस एटम को घेरेगा, सराउंड करेगा, तब वो फेस एटम अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा। 1 फेस एटम बराबर 1 कंट्रीब्यूशन। तब 1 फेस एटम, 2 यूनिट सेल बराबर 1 फेस एटम, 2 यूनिट सेल बराबर 1 फेस एटम। तो बताओ एक यूनिट सेल बराबर कितना फेस एटम? हाफ, 1/2। एक यूनिट सेल को फेस एटम अपना कितना हिस्सा दे रहा है? हाफ। इसका मतलब जो एटम फेस पर होगा उसका आधा हिस्सा ही एक यूनिट सेल को मिल पाएगा। क्लियर? अब जैसे मैं फिर एक क्यूब बना रहा हूं, क्यूब बन गया। ये सब अपना 1/8 देगा क्योंकि कॉर्नर एटम है। प्रत्येक कॉर्नर एटम एक यूनिट सेल को अपना 1/8 हिस्सा ही प्रदान करता है, 1/8। कॉर्नर एटम तो अपना 1/8 हिस्सा ही देता है, 1/8 सब अपना देगा। जितना कॉर्नर एटम उतना 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। अब जो एटम फेस पर है, देखो यहाँ फेस पर मैंने क्या कर दूंगा, आधा कंप्लीट लाइन आधा डॉट लाइन देगा, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब इसका आधा हिस्सा अंदर है, आधा हिस्सा बाहर है। तो इस यूनिट सेल को इस फेस एटम का कितना हिस्सा मिल रहा है भाई? हाफ। जो फेस एटम होगा वो अपना कितना हिस्सा प्रदान करता है? हाफ। क्लियर? क्यों में 6 फेसेस होती है। अगर सभी फेस पर एक एक एटम हो, आगे वाला फेस पीछे वाला फेस सभी देगा। ये हाफ, ये भी 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 हाफ। Each face atom has contribution of per unit cell equal to half। प्रत्येक फेस एटम का आधा हिस्सा ही यूनिट सेल के निर्माण में भाग लेता है। 6 फेसेस है तो 1 फेस एटम कितना देता है कंट्रीब्यूशन? हाफ। तो 6 फेस एटम मिलकर कितना देगा? जल्दी बोलो। तो 1 फेस एटम कितना देता है? हाफ।
अगर 6 फेस पे एटम है तो 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो जब सारा फेस एटम मिल जाएगा तो मिलकर कितना एटम के बराबर योगदान देगा? 3 एटम के बराबर योगदान देगा, 3 एटम्स के बराबर योगदान देगा। बोलो क्लियर है? कितना मजा आ रहा है सब क्वेश्चन बनाने में। फेस एटम ओ सर तो बताए थे, आधा अंदर आधा बाहर, तो ईच फेस एटम अपना आधा हिस्सा ही एक यूनिट सेल को प्रदान करता है। एक फेस एटम बराबर हाफ हिस्सा। अगर 6 फेस पर थे 6 गुना हाफ, 4 फेस पर थे 4 गुना हाफ, 2 ही फेस पर थे 2 गुना हाफ। क्लियर? अब ये होगी। अब हम लोग आते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर उसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? अब बताओ, ये हमारा यूनिट सेल, एक मिनट, क्यूबनुमा बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है? एक एक एटम सारे कॉर्नर पर पहले होगा, 8 कॉर्नर पर, और फिर एक एटम कहाँ बताए थे? बॉडी के अंदर कहाँ? सेंटर पे होगा। मानो ये सेंटर पे है, ऐसे ऐसे होगा एक एटम यहाँ पे सेंटर पे, सेंटर पे दिखेगा आपको एक एटम। अब जो एटम बॉडी के सेंटर पे होगा, इसका तो ऑलरेडी पूरा हिस्सा अंदर है, कुछ भी हिस्सा बाहर है क्या? इसका मतलब ये एटम अगर अंदर है तो इस एटम का पूरा हिस्सा ऑलरेडी अंदर है, पूरा हिस्सा अंदर है। इसका मतलब ये अपना पूरा का पूरा योगदान दे रहा है इस यूनिट सेल को। जबकि फेस और कॉर्नर में से नहीं होती थी, कॉर्नर में बस अधिकतर हिस्सा बाहर, 1/8 हिस्सा अंदर। फेस में भी ऐसे नहीं होती थी, पूरा हिस्सा अंदर नहीं होती थी, हाफ है अंदर हाफ बाहर, तो हाफ कंट्रीब्यूशन देता था। लेकिन बॉडी सेंटर में क्या हो रहा है? बॉडी सेंटर तो बॉडी का सेंटर, क्यूब का सेंटर कहाँ होगा? अंदर ना होगा, यहां पर होगा। इसका तो पूरा हिस्सा अंदर है, इसका मतलब ये अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसको दे रहा है। एक एटम अंदर तो कंट्रीब्यूशन भी एक एटम के बराबर। जो बॉडी के सेंटर पे होगा वो हमेशा अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देगा उस यूनिट सेल। बॉडी सेंटर पर एक एटम है तो कंट्रीब्यूशन भी है। सपोज करो कि बॉडी के अंदर 4 एटम हम रख दें, 4 में 4 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। सपोज करो हम बॉडी के अंदर 2 एटम रख देंगे तो 2 में 2 कंट्रीब्यूशन होगा। तो जब अंदर है तो उसका ऑलरेडी पूरा हिस्सा अंदर है ना, एक ही यूनिट सेल से पूरा ढक गया हो, तो जितना एटम अंदर उतना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अब इसका मतलब जो एटम क्यूब के सेंटर पर होगा, ये 1 एटम तो कंट्रीब्यूशन भी 1 देगा। 1 में 1 कंट्रीब्यूशन, 1 में 1 कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो बॉडी के अंदर, विद इन द बॉडी, एट द सेंटर, नॉट आउटसाइड द बॉडी, विद इन द बॉडी। तो 1 में 1 कंट्रीब्यूशन, 1 एटम का कंट्रीब्यूशन देगा। क्लियर? अब बताओ आपने अभी कितने चीज जाना। अब फाइनली बोलो, माइंड को फ्रेश करो, बोलो जो एटम कॉर्नर पर होगा क्यूब नुमा यूनिट सेल के, ईच कॉर्नर एटम अपना कितना योगदान देगा? 1/8। क्लियर? जो एटम फेस पर होगा क्यूबिक यूनिट सेल के, ईच फेस एटम उस यूनिट सेल को कितना हिस्सा देगा? हाफ। क्लियर? और जो एटम बॉडी के सेंटर पर होगा वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा। 50 में। अब अगर एक सवाल बनाना हो, रफली सवाल, आज कुछ नहीं करेंगे, आज समझना है केवल। देखो अगर एक क्वेश्चन आ जाए एफसीसी का, एफसीसी का फुल फॉर्म बोलो जब तक मैं ड्राइंग कर रहा हूं। फेस
सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बताओ एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम को बोलो, पहले कहां कहां डिनोट करोगे? सारा कॉर्नर्स पर डिनोट करोगे, सारा कॉर्नर्स पर डिनोट करोगे, कर दिया। उसके अलावा कहां करोगे? हर फेस के सेंटर पे करोगे, 6 फेसेस के सेंटर पर रख दिया। अब पूछा क्वेश्चन कि एफसीसी में कुल कितना एटम का योगदान है, या नंबर ऑफ एटम्स इन अ एफसीसी यूनिट सेल। एक एफसीसी यूनिट सेल में या एक एफसीसी यूनिट सेल कितना एटम से बना होता है, ये पूछ दिया क्वेश्चन। तो ऐड कर लो, देखो बोलो क्या कोई कॉर्नर मिसिंग है? नहीं, तो 8 कॉर्नर पर। अब बताओ ईच कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8। 1 कॉर्नर एटम का योगदान 1/8, तो 8 कॉर्नर पर है तो 8 गुना 1/8। बोलो क्लियर हो गया? ये कॉर्नर एटम की बात हो गई, प्लस उसमें ऐड करेंगे फेस का। अब बताओ प्रत्येक फेस एटम का कितना हिस्सा अंदर होता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाफ, यानी ईच फेस एटम इसको कितना योगदान दे रहा है? हाफ। एक फेस एटम अपना कितना हिस्सा देता है? हाफ। तो कितना फेस पर है? 6, तो सभी अपना हाफ 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 देगा। 6 बार हाफ को जोड़ोगे तो हाफ इंटू कितना हो जाएगा? 6। और तो कोई एटम नहीं है, कटा 1, ये था फेस का। 3 + 1 बराबर बोलो कितना? 4। यानी एफसीसी यूनिट सेल बना होगा कितना एटम से? 4 एटम से। 4 एटम का जितना वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उतना ही जगह इस यूनिट सेल का ऑक्युपाई होगा, छकाएगा। देखो कितना बन गया 4 एटम। तो मन में मन बना सकते हो। मैंने को समझ लो 8 गुना पे एटम है और प्रत्येक फेस पर भी एटम है, तो बोलो कुल कितना एटम का कंट्रीब्यूशन आएगा? सर 8 × 1/8 प्लस 6 फेसेस होती है तो मालूम है 6 इंटू, अब प्रत्येक फेस का योगदान हाफ होता है, 6 इंटू हाफ, जोड़ लो 1 + 3 4 एटम्स। यानी एक एफसीसी यूनिट से कितना एटम से बना होता है? 4 एटम से। कटाकट क्वेश्चन बनी। अगर बॉडी सेंटर की बात करें, बॉडी सेंटर में क्या होता है? फेस पर नहीं होती, सारे कॉर्नर पर होता है और एक एटम विद इन द बॉडी एट द सेंटर होती है। फिर उसी तरह क्वेश्चन बनाओ, ये बीसीसी हो गया। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया ना, ये बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें एटम कहां का होता है? सारा कॉर्नर्स पर होता है, एक एटम विद इन द बॉडी एट द सेंटर पे होती है। फिर कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन बोलो, ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और 8 कॉर्नर पर तो 8 × 1/8, अब प्लस बॉडी का, बॉडी सेंटर, ये तो पूरा अंदर है ना भाई, ये कहां है? विद इन द बॉडी। एक एटम बॉडी के अंदर है, ये तो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देगा ना। जो बॉडी के अंदर होगा वो अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन, जितना एटम अंदर उतना कंट्रीब्यूशन, एक एटम अंदर एक कंट्रीब्यूशन, +1 कट गया। 1 + 1 = 2। इसका मतलब बीसीसी यूनिट सेल बना होता है कितना एटम से? 2 एटम से। इसके अंदर जितना जगह होगा, 2 एटम का जितना वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उतना ही जगह इस बीसीसी यूनिट सेल का छकाएगा, बाकी जगह खाली रहेगी। क्योंकि सब मिलके तो 2 ही एटम का योगदान दे रहा है ना, तो 2 ही एटम के बराबर न जगह छकाएगा। बोलो क्लियर है? मस्त क्लास है आज का, फुल्ली क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। एफसीसी में था 8 × 1/8, 6 फेस था, 6 गुना हाफ, 4 एटम का निकला था। बीसीसी में 2 एटम का निकला। और केवल सिंपल क्यूबिक अगर हो, सिंपल क्यूबिक एससी ओनली, इसमें तो एटम केवल कॉर्नर्स पर ही रहता है और तो कहीं रहता नहीं है, तो केवल कॉर्नर एटम का योगदान जोड़ेंगे। 1 कॉर्नर एटम का योगदान 1/8, अब गुना 8 कर देंगे क्योंकि 8 कॉर्नर पे है,
कट गया, कितना आया बच्चों 1। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का निर्माण होता है कितना एटम से, 1 एटम से। इसके अंदर कितना जगह है, जितना वॉल्यूम है इस यूनिट सेल के अंदर जितना जगह है, एक एटम का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही जगह इसके अंदर का छकाएगा, ऑक्युपाई होगा, बाकी जगह खाली रहेगा। अब सीसी को आपने 4 एटम से बनाया, बीसीसी को 2 एटम से बनाया, सिंपल क्यूबी को 1 एटम से बनाया। 4 एटम के बराबर जगह छेका जाएगा बीसीसी में, 2 एटम के जगह के बराबर जगह छेका जाएगा बीसीसी में, और 1 एटम के बराबर जगह छेका जाएगा सिंपल क्यूबी। तो सबसे ज्यादा जगह किसका छकाया बच्चों, एफसीसी का। तो वहां तो 4 एटम के वॉल्यूम के बराबर जगह छकाया, उससे कम बीसीसी का, वहां तो 2 एटम के वॉल्यूम के बराबर जगह छकाएगा, और उससे भी कम सिंपल क्यूबिक का, क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम के बराबर उस यूनिट का जगह, यूनिट सेल का जगह छेका जाएगा। बोलो क्लियर हुआ, बोलो बोलो, आराम से क्लियर होगा। कंट्रीब्यूशन आज मैंने इसको समझाया कि कॉर्नर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन, फेस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन। क्लियर? चलिए इस वीडियो को मजे से सीखिएगा। आज मैंने ये जितनी बातें मैंने अभी बताया, ये सब कल हम इसको अच्छा से लिखेंगे एक बॉक्स बनाकर, ताकि सबका कंट्रीब्यूशन आपको। आज तो मैंने केवल आपको समझाने की कोशिश करी, कल अब हम इसको अच्छा से ड्राइंग करेंगे। ओके बच्चों, चलिए टाइम भी बहुत हो गया। टेक केयर एंड बाय।